नमस्कार, आप तिरहुत न्यूज देख रहे हैं। मेरा नाम शुभम है। देश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है। कई प्रदेशों के लोगों के लिए ये खुशी का पल होगा, लेकिन बिहार के लिए एक चिंता का विषय बन गया है, क्योंकि बिहार में हमेशा लोग बाढ़ से ग्रसित रहते हैं। अभी हम वैशाली लोकसभा क्षेत्र के मिठन सराय गाँव में हैं। ये गांव बूढ़ी गंडक के तीर पे बसा हुआ है। अगर इस गांव की भूगोलीय स्थिति के बारे में आपको बताएं तो इस गांव में लगभग 5000 से अधिक लोग जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं। गंडक पे तटबंध न होने के कारण दशकों से यहाँ के लोग विस्थापित होकर बाढ़ के समय में कहीं और चले जाते हैं। अपने पूरे घर परिवार, पूरे अपने मकान को छोड़कर फसलों की बर्बादी यहाँ पे साल में एक बार फसल हो पाती है। तो ये आज भारत चांद पे पहुंच गया है, लेकिन एक बांध बनाने के लिए सरकार अभी तक दशकों से कई सरकार आई गई, लेकिन इस ग्राम के लोगों का लाचारपन और असहाय अपने आप को महसूस करते हैं। हम आज मिठन सराय गाँव में हैं। हम यहाँ के लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर ऐसी क्या बात है कि ये बांध का निर्माण नहीं हो पा रहा है और दशकों से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कई सरकार आई और गई, सबने विकास की बात की, लेकिन ये गांव अछूता क्यों रहा। एक चीज़ और बता दें आपको इस गांव के बारे में कि इस गांव के आने में कोई मुख्य मार्ग नहीं है। एक मार्ग है, वो रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन के नीचे से एक रोड है, तो और उस साइड NH पड़ता है। तो ये एक इस गांव की भूगोलीय स्थिति है कि आप समझ सकते हैं कि ये गांव कितना कटा हुआ है कि यहाँ पे एक आने के लिए मुख्य मार्ग तक अभी 2020 आ गया है, लेकिन यहाँ तक नहीं बना है। आज़ादी के 70 साल से अधिक हो चुके हैं। तो हम इन्हीं सब मुद्दों पे यहाँ के जो ग्रामीण हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि हालांकि क्या परिस्थिति है, क्या ऐसा पल है कि क्यों नहीं बन पाता है, कैसी मजबूरी है कि इतने जनप्रतिनिधि होंगे, आते होंगे, क्यों नहीं बन पाता है। सबसे पहले आप आइए, आपसे बात करेंगे कि पहले अपना नाम बताइए आप, और आप समिति से जुड़े हुए हैं, इसी तटबंध के निर्माण की समिति से। तो नाम आपका? मैं अरुण कुमार पांडे जी। मेरा पहला सवाल ये है कि दशकों से ये बांध ऐसा है कि आप लोग का गांव जो है नदी के बगल में बसा हुआ है और लगातार से आप लोग ग्रसित रहते हैं, विस्थापित होकर जाते हैं। यहाँ जब हम आए तो बोल रहे थे कई लोग कि हम लोग विस्थापित होकर NH पे जाके रहते हैं कई महीने। तो आखिर क्या मजबूरी है सरकार की या यहाँ के जनप्रतिनिधि की कि इन सब मुद्दों को वो वहाँ तक उठा के नहीं ले गए? देखिए, चूँकि ये गांव जो है, इसकी भौगोलिक स्थिति ये है कि यहाँ से पीछे 1.5 किलोमीटर ये गंडक नदी वहाँ से चला करती थी। कभी तीसरी दफ़ा में अभी अपने जगह पे जहाँ बह रही है, तीसरी दफ़ा है, तीसरा मरतबा हुआ। तो किसी गांव का जो मरुभूमि टाइप का जहाँ की आबादी हो, मरुस्थलीय जहाँ की आबादी हो, और उस जहाँ पर खेती के नाम पर साल में एक बार खेती की पैदावार हो रहा हो, और वहाँ के प्रत्येक बड़े और छोटे कुनबे को अपने मकानों को 3 बार जब पलायन करके एक जगह से दूसरी जगह विस्थापित करने की नौबत आती है, तो निश्चित रूप से ही उसका कमर टूट जाता है। तो ये बाढ़ जो है, ये सारे व्यक्तियों का कमर तोड़ दिया है। कुछ जो बुद्धिजीवी वर्ण हैं वो बाहर चले गए हैं, जो शेष बचे हैं वो अपने गांव में रह करके यहाँ निर्वहन किया करते हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता नहीं है कि अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सके। मैं एक कमेटी का निर्माण किया, पैगंबरपुर कोल्हुआ मिठन सराय कमेटी, जो विकास करने के लिए यहाँ के स्थानीय बहुत सारे लोग इसमें जुड़े हुए हैं मेरे साथ। प्रमुख रूप से गुड्डू साहनी जी हैं, लक्ष्मण साहनी जी हैं, लाल बाबू सिंह जी हैं, दिलीप राम जी हैं, दिनेश राम जी हैं, जामुन राम जी हैं, सब लोग हैं। हम लोगों ने कर सेवा करके इस बांध को, तटबांध जो पीछे देखा जाए, ऐसे आप अपने कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि कैसे ये रेलवे मिट्टी को काट लिया तो ये बम नहर बन गई और इसकी कनेक्टिविटी गंडक से हो गई। तो अब तो इन लोगों को डर ये लग रहा है कि कहीं नदी की प्रमुख धारा इधर से ही न चल दे,
अभी मिनी धारा है ना, वो प्रमुख धारा इधर से न चल दें, तो ये सब स्थिति है। अभी देखिए जितने भी लोग हैं अभी सब ये बड़ा पड़ा रहा है, सब लोग अपनी अपनी तैयारी में, खेती की तैयारी में नहीं, क्योंकि मौसम आया तो हम धान रोकेंगे। धान की खेती तो यहाँ से कब की खत्म हो गई। यहाँ पर कुछ अब से 4-5 साल पहले तक, क्योंकि NH वगैरह जब यहाँ बना है, रेलवे फोरवेज बना है, तो लोग धीरे धीरे ईटा का पक्का मकान थोड़ा बहुत अब 5 साल पहले से बनाना शुरू किया है। नहीं तो 5 साल पहले तक यहाँ एक भी पक्का का मकान, ईटा का मकान और स्थापित होने का यही सब कारण बहुत सारा। सबके अंत में जो है वो बूढ़ी गंडक नदी है, जिसका जो है बहाव है उल्टा, और इस विभाग के अभियंताओं को राम जाने क्या हो चुका है। जबकि DM साहब ने बहुत सारा इस पर मीटिंग किया है, हम लोगों ने भी प्रयास किया था। इस कुनबे के जितने भी छोटे बड़े नेता, जैसे कांग्रेस के कृपाशंकर शाही जी, नीरा देवी जी, हरिमोहन चौधरी जी, और स्थानीय पंच, प्रमुख मुखिया वगैरह वगैरह, हम लोग श्रीमती नीरा देवी के पहल पर यहाँ पर सांसद महोदया श्री बीना देवी भी आई। उन्होंने इसका अच्छा पहल किया है, उनको इसके लिए धन्यवाद ज्ञापन करना चाहिए, करता हूँ भी मैं। तो DM साहब ने पिछले दिनों जो शनिवार था, उस दिन आने का उनका प्रोग्रामिंग तय था, वो आए नहीं, क्योंकि उस दिन बिहार सरकार का उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रहा था, जैसा कि आप ही लोगों के माध्यम से पता चला है। अब तो मानसून अपना दस्तक दे चुका है, अब राम जाने आगे क्या होगा। जिलाधिकारी, जिला के जो मालिक है वो कब आएंगे, इसके अभियंता लोग कब आएंगे, नहीं आएंगे तो जो दशा जो पुनः उसको होगा। एक प्रश्न और है, क्योंकि आप लगातार और लंबे समय से इस मुहिम से जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने हमेशा इस बांध को बनाने की मांग की है। ऐसी क्या परिस्थिति है, ऐसी क्या मजबूरी है कि दशकों से ये समस्या चली आ रही है और इसका निदान अब तक नहीं हो पाया है? क्योंकि एक बड़े आबादी को ये प्रभावित करता है। जब बाढ़ आती है तो एक बड़े आबादी को ये विस्थापित करता है। जानवर हो गए, जो माल जाल होते हैं वो, फिर फसल की बात आपने की कि एक ही सीजन का फसल हो पाता है। तो आखिर क्या ऐसी परिस्थिति बनी हुई है कि आप लोगों की आवाज़, जो ग्रामीण हैं उनकी आवाज़ सरकार तक नहीं जाती है? क्योंकि बहुत सरकारें आई गई, लेकिन अब तक ऐसी क्यों? आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या परिस्थिति? मेरे समझ से आज़ादी के बाद अब तक इस गांव में मात्र एक DM आया, जिसको आए हुए 25 साल लग गए। इसी बांध परियोजना को लेकर आए थे, टेनी बांध परियोजना है, और उसके बाद से दूसरी मर्तबा ये चंद्रशेखर सिंह जी जो DM है, जिलाधिकारी है मुजफ्फरपुर, तो उनको आना था। नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इस गांव में आज तक किसी भी BDO, CO, कोई परियोजना है, कोई योजना है, BDO का ही कार्यक्रम होता है, तो आप जो है सो अंचल के विकास पदाधिकारी हैं, आपको वहाँ के जनता के साथ मिल बैठ करके अपने विकास को शेयर करना है। एक भी मीटिंग मेरे जानकारी में आज तक नहीं हुई है। तो जब BDO CO मात्र तक नहीं आया तो DM करने वाला कौन बड़ी बात है। चूँकि इसको लोग ढाब जानता था पहले, इस गांव से हरिसा चौक और बैरिया स्टैंड तक जाने के लिए नाव से हरिसा के बांध तक 5 घंटा का सफ़र करना पड़ता था, 1/2 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए नाव से, जान जोखिम में डालकर। तो ये तो रेलवेज और फोरवेज उनका अपना प्लानिंग था, जो बना दिया बीच बीच में कहीं कहीं। अब वहाँ से नाव लेकर का यार पहले आदमी फोरवेज पर रुका, यहाँ पर कुछ थोड़ा सा सुस्ताया, फिर जा करके हरिसा के बांध पर गया, तब बैरिया गया या कोलुआ जहाँ जाना। तो इसको एक ढाब है, अनउपेक्षित जगह है, लोग यहाँ के निश्चल हैं, पढ़े लिखे उतने नहीं हैं जो आपसे डिबेट कर सके, अपनी मांग को स्वतः रख ले, मांग आपसे कर सके, यही क्षमता इस गांव में नहीं है। निरीह इसको कहा जाए, निरीह लोग हैं, उसके निस्वार्थ लोग हैं, क्षमता विहीन लोग हैं, और ढाब 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 यही तो बोलना है। मिथन सराय तो अब लोग बोलना शुरू कर दिया है, माधोपुर तो अब लोग बोलना शुरू कर दिया है, ढाब ढाब। तो व्यक्ति निश्चल है, नहीं मांगने वाले, मुआवजा भी होता है ना,
कोई व्यक्ति मर गया तो मरता है तो उसका जिला जवार घर परिवार आक्रोशित होता है। मुआवजा के बाद भी या पहले भी रोड जाम करता है, लोग तोड़ फोड़ करता है। यहाँ के लोग हैं ना, आपने जो दे दिया, 4 दिया कि 5 दिया कि 3 लाख दिया, 2 लाख दिया। यही वो जगह है जहाँ पर एक बार नाव से 7-7, 8-8 आदमी आज से 4-5 साल पहले मरे, 10 साल पहले मरे। पिछली बार भी 3-4 आदमी मरे हैं। तो ये सरकार को नहीं समझ में आ रही है कि मरा उसका तो रिकॉर्ड है ना, मुआवजा है उसका, सबका रिकॉर्ड है ना। अब अनाउपेक्षित क्यों है, इसमें एक की तो गलती नहीं कही जा सकती है। हाँ, कुछ योजनाएं हैं। अब इधर जो लश्करीपुर के मुखिया जी हुए हैं इंद्र मोहन झा जी, उनके द्वारा थोड़ी बहुत सड़कों को ठीक करी जा रही है, जो पहले की अपेक्षा। पहले तो लोग घर तक जाने के लिए जांग भर, टेउन भर पाक पानी से होकर के साइकिल को कांधे में रख कर जाते हैं। सड़कों को ठीक की जा रही है, लेकिन बाढ़ मानसून आ गया है। नीतीश कुमार ने बैठक भी की है बाढ़ के समीक्षा को लेकर। सड़क ठीक हुए हैं, बाढ़ आएगी फिर सड़क ढह जाएगी, तो फिर तो उसको बनाने से कोई फायदा है नहीं। इस गांव में एक और दिक्कत है, ये रोड अस्थाई रोड नहीं है इस गांव में। जी 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 जी, ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत। आप लोगों ने जितने भी पिछले जो जनप्रतिनिधि आपके सांसद हैं, विधायक हैं, जो अभी वर्तमान के हैं, उन तक इन बातों को अगर पहुंचाई है और उन्होंने क्या इस पे कोई प्रतिक्रिया दी है? क्योंकि कुछ दिन पहले हम लोगों ने ही आके यहाँ दिखाया था कि वीणा देवी आई थी, जो वर्तमान की वैशाली की सांसद हैं। तो उन लोगों ने क्या कहा है? जो सांसद आई थी उन्होंने क्या इस बारे में कहा है? बाढ़ के बाद बाढ़ का यहाँ ये चौक सामने जो है यानी 57 के पास, इस चौक को बाढ़ मॉडल चौक जाना जाता है। यहाँ पर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह चौक होता है बाढ़ के लिए। उस समय में भी माननीय सांसद महोदय आए थे जिनको कहा गया था, लेकिन बाढ़ के बाद हम लोगों के प्रयास से ही सही, लेकिन वो पहली ऐसी महोदया हैं जो बाढ़ के बाद इस गांव में आई तो उनको स्वयं ही अपना जब गाड़ी फंसा, जब वो फंसी, गड्ढे में वो गई, गड्ढा चारों तरफ से जब उनको समस्या ही समस्या, चूँकि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आप आकर के देखा है, आपको सब कुछ दिखने लगा है। अब आवे तब तो वो पहली महिला है जिस सांसद महोदया जो आई देखी, और उनको प्रथम दृष्टया ये दिखाई दिया कि किस तरह से इस रेलवे ने इस गांव के मुख्य मार्ग को अवरुद्ध कर दिया है। अब ये पुल के नीचे से, जिसको आप क्या कौन सा लाइन बोल सकते हैं, पुल के नीचे से ये जो रास्ता बना दिया गया हुआ है, अंडरपास होगा, अंडरपास इसको कह सकते हैं। लेकिन ये कोई यहाँ पर जब 8 फीट जब पानी चलने लगता है, उसमें कौन व्यक्ति जाएगा? जो जाएगा मरेगा, जो जाएगा डूबा हो जाता है। तो ये मुख्य समस्या। अगर इस रोड को 1 साल के मुआवजा राशि को अगर इस रोड में भर दिया जाए, 2-3 छोटी छोटी पुलिया मार दी जाए, सारे समस्याओं का जड़ से समाधान लगभग हो जाएगा। हम अब अपना नाम आप बताइए। मेरा नाम सुरेश सिंह हुआ। आपको क्या लगता है ये जो परिस्थिति उत्पन्न हुई है, मतलब इतने दशकों से जो बांध नहीं बना है, गांव वाले विस्थापित होकर सड़क पे रहने को मजबूर होते हैं अपने पशु को साथ लेकर, किसानों को जो नुकसान होता है क्योंकि साल में सिर्फ एक फसल हो पाती है, आपको क्या लगता है क्यों आप लोगों की आवाज़ वहां तक नहीं पहुंच पा रही है? जो सत्ता में बैठे हैं सत्ताधीश सब, उन तक आपकी आवाज़ क्यों नहीं पहुंच पा रही? देखिए, सबसे पहले तो हम गांव वाला का इसका लापरवाही कहा जाएगा। पहले से किसी पर हम ध्यान नहीं दिए। अच्छा, और जब बाढ़ आती है, तबाही होती है, आदमी मरता है, 3-3 धारा यहाँ बहता है बाढ़ आने के बाद, तब जाके थोड़ा सा आदमी जागरूक होता है इसके पीछे। बहुत नेता आते हैं, बहुत लोग आते हैं, आपको रिलीफ बांटते हैं, खाना बना के खिला दिए, चल दिए, लेकिन फिर याद उनको आएगा बाढ़ आने के बाद। बाढ़ आने से पहले इसका कोई समाधान नहीं खोजता है। पटना में जाके प्लेट पकड़ सरकार को 6,000 प्रत्येक व्यक्ति को अनुदान देता है। यहाँ लाखों लाख रुपया यहाँ खाना बनाने में खर्चा होता है। कोई मर गया तो 4 लाख मुआवजा देती है। तो ये सरकार की एक माने लापरवाही कहा जाएगा। अगर थोड़ा सा इस पर ध्यान दिया जाए, इस रोड को चालू किया जाए, बांध को बांध दिया जाए यहाँ से लश्करीपुर तक, तो कभी बाढ़ आने की समस्या यहाँ नहीं आएगी। लेकिन कमजोरी जनता की भी है, सरकार की भी है, जो आदमी पूरा तत्पर इस पर नहीं है। कुछ
महीने बाद विधानसभा चुनाव हो, जी फिर वोट मांगने आएंगे जी। जो यहाँ के प्रतिनिधि खड़े होंगे। जी इस बार क्या ग्रामीण जो हैं जितने भी लोग इससे प्रभावित होते हैं, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है सिर्फ एक गांव नहीं कई गांव इससे जी प्रभावित जी होते जी हैं, तो क्या इस बार आप लोग मांग रखें, क्योंकि मानसून आ गया है, बाढ़ आएगा, अब इस बांध को अभी बनने का कोई भी चांस नहीं लग रहा है, तो क्या जो जनप्रतिनिधि आपसे वोट मांगने आएंगे उनको आप ये बात बोलिएगा, और क्या इस विधानसभा में ये मुद्दा यहाँ के ग्रामीणों जितने भी ग्रामीण प्रभावित होते हैं उनके लिए रहेगा? आप लोग चाहते हैं, क्योंकि आप लोग लगातार इस अभियान से जुड़े हुए, आप लोग बुद्धिजीवी व्यक्ति हैं इस गांव के, तो इस पे आप बताइए। देखिए, अब की बार जो चुनाव होगा, जो भी यहाँ का कैंडिडेट होगा, जो हम लोग को समस्याओं को यहाँ समझेगा, उसका निदान करेगा, उसी आदमी को हम लोग वोट देंगे। अन्यथा हम लोग वोट का बहिष्कार करेंगे। इस बार पूर्ण रूपेण बहिष्कार करेंगे। नहीं तो सरकार को इस पर ध्यान देना होगा, इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसका निदान करना पड़ेगा। अभी हम लोग विकास समिति बनाए हैं, इसके माध्यम से हम लोग चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं दिया तो हो सकता है कि हम लोग जन आंदोलन भी करेंगे। इसके लिए हम लोग तैयार हैं। मानसून आ गई है, बाढ़ भी आ सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है बाढ़ को लेकर। आप लोग क्या गांव में जो लोग हैं वो फिर तैयारी करने लगे होंगे एनएच पे जाने को, क्योंकि एक यही मार्ग है जाने का? निश्चित हर आदमी यही तैयारी कर रहा है। थोड़ा बहुत अपने लोग दरवाजे को लोग भर रहा है, ऊंचा कर रहा है कि हमारे दरवाजे तक पानी नहीं आए, लेकिन पानी तो आना निश्चित है। और उसके बाद में कुछ आदमी घर पे पानी नहीं भी अगर चढ़ा, फिर भी सभी को रोड पे आना पड़ता है। आवागमन अवरुद्ध हो जाता है, कोई आदमी का आना जाना नहीं रहता है। सरकार भी कुछ दे रही है तो 4 लाइन पे दे रही है, तो हर आदमी को तो नाव से वहाँ पहुँचना है। जी। मतलब ये जो अभी काम चल रहा है वो बाढ़ को लेकर? जी, हम लोग बाढ़ के लेकर समूचा मिट्टी कड़न में भराई हो रहा है, ताकि इससे कुछ हम लोग बचें, लेकिन बचने की कोई उम्मीद नहीं रहती है। जहाँ बैठे हैं यहाँ 10 फीट खड़ा पानी रहता है और 3 धाराएं बहती है। जहाँ बैठे हैं 3 धारा बहती है, एक रेलवे के उस पार, एक रेलवे के इस पार और एक इधर, 3 धाराएं चलती है। तो तीव्र धारा रहती है उसकी। हम लोग डेंगी से सफर करते हैं नाव से, जाना इधर तो घूम जाता है नाव उधर, जिसका कारण है दुर्घटना भी हुआ है, आदमी मरा भी है। हर साल मैं 2017 में भयंकर बाढ़ को देखा, 2019 में देखा, 18 में भी थोड़ा बहुत आया, उसको भी देखा। हर साल की तबाही है। हाँ, धन्यवाद। मेरे साथ एक और ग्रामीण है, उनसे हम बात करेंगे। आपका नाम क्या हुआ? दिलीप। दिलीप जी, ये जो परिस्थिति बनी रहती है, जैसा कि ये बता रहे हैं कि बाढ़ से बचने के लिए कार्य किया जा रहा है जी, अब तक क्यों नहीं सुना गया है? आपको क्या लगता है कि आप लोग की बातें इतने दशकों से क्यों नहीं? क्योंकि उन्होंने बताया कि जब बाढ़ आती है तो सभी जो गांव इससे प्रभावित होते हुए एनएच पे जाते हैं, उनके लिए सरकार खाने का, रिलीफ का जो भी पैसा खर्च करती है, लेकिन आज तक ये बांध क्यों नहीं बना पाई सरकार? क्योंकि एक बड़ी विकट परिस्थिति हो जाती है अपने घर को छोड़कर कहीं और रहना और फिर जाके उस घर को बनाना, क्योंकि बाढ़ में वो घर पूरी तरह से क्षतिपूर्ण हो जाता है। आपका क्या इस पे मानना है? ये जैसे बहुत पुरान कहावत है कि लिखतंत के नज़दीक बखतंत काम नहीं करता है। तो इसके लिए आज तक के कोई भी यहाँ के जनप्रतिनिधि हो या विधायक साहब हो या संसद में बैठे हुए हैं वो व्यक्ति हो, आज तक सरकार तक ये बात के पहुँचाने की कोशिश नहीं की। यहाँ आया, बाढ़ आया, रिलीफ बांटे, चादर दिए, कंबल दिए, फिर भूल गए। फिर सावन आने की इंतज़ार होगी, वहाँ पैकेट तैयार होगा। यहाँ जनता मरेगा, देखने के लिए लोग आएंगे, तमाशा देखेंगे, कुछ देना होगा देंगे, चलते बनेंगे। हम लोग यहाँ गरीब हैं, जमीन जाते वाले नहीं हैं, 1 आध कट्ठा ज़मीन है, 2-4 भाई हैं, उसमें घर है। आगे कुछ कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि यहाँ जो भी जनप्रतिनिधि है हम लोग के आगे बढ़ने नहीं दिए कभी, क्योंकि उनके कलम से ही सरकार तक बात जा सकती है। हम जनता चिल्ला के मर जाएंगे, सरकार सुनेगी नहीं, ये तो सत्य बात है। इसीलिए हम लोग के ही दादा बाबा इसी में मर गए। शायद मेरा भी आधा उम्र हो ही चुका है। क्या कुछ दिन में हम लोग भी चल बसेंगे, समस्या यही रहेगी। क्या परेशानी होता है? हर साल घर बाढ़ आती है,
इसी सामने धारा चलता है, लमसम 75 से 100 किलोमीटर की रफ्तार में करंट रहती है पानी में। सामने घर पड़ता है, ढह जाती है, फिर बनाते हैं, फिर अगले साल ढह जाता है। यही समस्या है। इस पर किसी भी जनप्रतिनिधि को कभी नज़र नहीं आया। घटना हुआ उस समय आए, फिर भूल गए। जनप्रतिनिधि को नजर नहीं आया। अच्छा, एक बात बताइए कि चुनाव के वक्त में तो वोट मांगने आते होंगे जी, उस समय आप लोग बोलते हैं, आश्वासन देते हैं वो लोग कि इस बार नहीं हुआ तो उस बार एमपी कुर्सी पर बैठे तो अवश्य है कि काम होगा, बांध बना जाएगा, पानी रुक जाएगा। लेकिन उसके बाद एक बार पलट करके कोई गांव के मुआयना करने भी नहीं आया। बगल में हमारे विधायक के घर हैं, बगल में मंत्री जी के घर हैं, गांव में मुखिया जी के घर हैं, सारे लोग यहीं के इर्द गिर्द के रहने वाले हैं। लेकिन सिर्फ बाढ़ में 4 लाइन पे आए, वहाँ चादर कमल बांट करके चले गए। साल बीतने जा रहा है, एक दिन भी रिकॉर्ड नहीं होगा कि कभी विधायक मेरे एरिया में आए होंगे समस्या पूछने के लिए। कभी एक दिन बीडीओ साहब नहीं आए, सीओ साहब नहीं आए। बस इसी तरह हम लोग पड़े हुए रहते हैं। किसको कहने जाए तो जाए का। कुछ महीने बाद चुनाव है, फिर आएंगे जनप्रतिनिधि जी। वोट मांगने, और मानसून शुरू हो गया है और बाढ़ आ सकती है ऐसी संभावना, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है ये पूरा उत्तर बिहार बाढ़ से हमेशा ग्रसित रहा है। तो आप लोग फिर तैयारी कर रहे होंगे मैंने जाने का। हाँ, और उसके बाद कुछ दिन बाद विधानसभा चुनाव है, तो फिर आएंगे वोट मांगने। तो उस समय अब ऐसा कुछ आपने सोचा है कि ठोस ऐसा कुछ करे कि जो प्रतिनिधि आए वोट मांगने वो बनाएगा तभी उसको मिलेगा, ऐसा? तो बोर्ड का हम लोग बहिष्कार करेंगे जब तक हम लोगों का समस्या नहीं समाधान इसका निकलेगा। किसी भी पार्टी से आएंगे हम लोग वोट उनको नहीं देंगे। भाई आपके रोड पे बैठ के बैनर लगा करके रोड नहीं, बांध नहीं तो वोट नहीं। हमारे सब इधर प्रत्येक जनता की यही आवाज़ है, एक एक घर से यही आवाज़ आ रही है इस बार। क्योंकि कब तक ये समस्या में डूबे हुए रहेंगे। कभी बेटा सामने डूब के मर जा रहा है, कभी बाप सामने डूब के मर जा रहा है। जलावन उस समय नहीं मिलता है, रेलवे लाइन के किनारे उसको लाश को दफन किया जाता है। ऐसे ऐसे समस्या से हम लोग जूझ रहे हैं। सरकार तक बात पहुंचाने के लिए किसी भी कलम में अगर ताकत है तो वहां तक बात पहुंचा के हम लोग की समस्या के एक रास्ता निकलवा दें। धन्यवाद। तो इन्होंने जैसा कहा, और भी जो लोग थे यहाँ उन्होंने जैसा कहा कि अगर बांध नहीं तो वोट नहीं, अगर इस बांध का निर्माण नहीं कराया जाएगा तो हम वोट का बहिष्कार करेंगे। जो चुनाव है आगामी विधानसभा चुनाव, उसका बहिष्कार करेंगे। एक पीड़ा होती है कि जब हम सोचते हैं कि जब भारत चांद पे पहुंच गया है और खुद अपनी कैपेबिलिटी बना लिया है कि वो चांद पे जा सकता है, लेकिन एक गांव, एक 5,000 से अधिक की आबादी वाला गांव जब बाढ़ से पीड़ित होता है, जब बाढ़ के कारण उसको विस्थापित होना पड़ता है, रोड पे जाके महीनों रहना पड़ता है, और उस समय जब सत्ता में बैठे सत्ताधीश आकर उन्हें 6,000 रुपये और चावल और दाल देते हैं, तो उससे शर्मनाक इस भारत के लोकतंत्र के लिए और कुछ नहीं होगा। हम यहाँ आए थे उसी चीज़ को देखने कि आखिर यहाँ व्यवस्था क्या है, यहाँ क्यों लोग परेशान होते हैं, और हमने दिखाया भी आपको कि देखिए बाढ़ से बचने का काम भी शुरू उन्होंने खुद से किया है। वो भी बहरहाल यहाँ वैशाली सांसद आई हुई थी और अधिकारी है मुजफ्फरपुर के, वो भी कुछ दिनों में आने वाले हैं। शनिवार को आने वाले थे, लेकिन कुछ कार्यक्रम था उनका, इसलिए वो टल गया था। अब देखना होगा कि मानसून आ चुका है, अब इस बाढ़ में इन लोगों की क्या दुर्दशा ही कहेंगे, क्योंकि दुर्दशा ही होती है अपने घर को छोड़कर रोड पे रहने की और बच्चों के साथ रोड पर रहने की और इस परिस्थिति में जीने की। बहुत बहुत धन्यवाद।